नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को दी वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह। कराकस स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क में रहने को कहा। वेनेजुएला अब अमेरिकी नियंत्रण में। राष्ट्रपति मादुरो को लाया गया न्यूयॉर्क। ट्रंप ने कहा नई सरकार के गठन तक अमेरिका के हाथ में रहेगी वेनेजुएला की सत्ता। सोमवार को सुरक्षा परिषद ने बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। प्रतियोगिता में 58 टीमें लेंगी भाग। 1000 से अधिक खिलाड़ी दिखाएंगे दमखम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के दौरे पर। तिरुचिरापल्ली में भव्य जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी लेंगे भाग। और पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में। कई राज्यों में शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त। अगले कुछ दिनों तक स्थिति में सुधार की संभावना नहीं। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मद्देनजर घटनाक्रमों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में लिखा है कि वेनेजुएला में किसी भी कारण से मौजूद सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने, अपनी गतिविधियों को सीमित करने और कराकस स्थित भारतीय दूतावास से उनकी ईमेल आईडी cons.caracas@mea.gov.in पर या फिर आपातकालीन फोन नंबर 584129584288 व्हाट्सएप कॉल के लिए भी इसके माध्यम से संपर्क में रहने की सलाह दी गई है। तो भारतीयों को वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी गई है। साथ साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी जारी किया गया है। साथ साथ ईमेल आईडी भी जारी की गई है जिसके जरिए आप संपर्क में रह सकते हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जब तक हम वेनेजुएला में कानूनी रूप से सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित नहीं कर लेते तब तक हम देश पर शासन करेंगे और इसीलिए हम नहीं चाहते कि कोई भी और इसमें शामिल हो और हमारे सामने वही स्थिति हो जो पिछले कई सालों से थी। हम वेनेजुएला के लोगों के लिए शांति, आजादी और न्याय चाहते हैं। साथ साथ ट्रंप ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम दूसरा और बहुत बड़ा हमला करने के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप ने कहा कि जैसा कि सब जानते हैं वेनेजुएला में तेल का बिजनेस लंबे समय से पूरी तरह से फेल हो गया है। वो जितना तेल निकाल सकते थे और जितना निकाला जाना चाहिए था उसकी तुलना में वे लगभग कुछ भी नहीं निकाल रहे थे। हमारी बहुत बड़ी तेल कंपनियां जो कि दुनिया में सबसे बड़ी हैं वहां पर जाएंगी, अरबों डॉलर खर्च करेंगी, बुरी तरह से टूटे हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करेंगी और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करेंगी। ट्रंप ने कहा कि हम वेनेजुएला के लोगों को अमीर, आजाद और सुरक्षित बनाएंगे। गैर कानूनी तानाशाह मादुरो एक बहुत बड़े आपराधिक नेटवर्क का सरगना था जो भारी मात्रा में जानलेवा और गैर कानूनी ड्रग्स को अमेरिका में तस्करी करने के लिए जिम्मेदार था। मादुरो और उसकी पत्नी को जल्दी ही अमेरिकी न्याय की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा और अमेरिका में उन पर मुकदमा चलेगा। We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious. और इससे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया। वहीं वेनेजुएला के अधिकारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करने और जवाब देने की बात कही है। मादुरो को ब्रुकलिन के सनसेट पार्क इलाके में स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। एक हेलीकॉप्टर मैनहट्टन के
हेलीपोर्ट पर पहुंचा, जिसमें संभवतः वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सवार थे। इससे पहले उन्हें ले जाने वाला एक विमान न्यूयॉर्क के न्यूबर्ग में बने एक वायुसेना बेस पर उतरा था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कल बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसे एक खतरनाक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। राजनयिकों ने बताया है कि रूस और चीन के समर्थन से कोलंबिया ने 15 सदस्यीय परिषद की बैठक का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव को लेकर 2 बार अक्टूबर और दिसंबर में बैठक हो चुकी है। वेनेजुएला के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत सैमुअल मोनाकाडा ने सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका का हमला एक औपनिवेशिक युद्ध है। उनका कहना है कि इसका मकसद वेनेजुएला की उस सरकार को गिराना है जिसे लोगों ने खुद चुना है और उसकी जगह पर अमेरिका के इशारे पर चलने वाली सरकार बैठाना है। मोनकाडा ने आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों, खास करके दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार को लूटा जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर में साफ लिखा है कि कोई भी देश दूसरे देश की जमीन या उसकी राजनीतिक आजादी के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तेल के लिए हमला करने का आरोप लगाया। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। आज से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की 58 टीमें भाग लेंगी और जिसमें 1000 से अधिक खिलाड़ी शामिल रहेंगे। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी में 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। 4 से 11 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के विभिन्न राज्यों और संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाली 58 टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 40 वर्ष बाद हो रही इस प्रतियोगिता में 1000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने जो काशी में खेलों का एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, सिगरा स्टेडियम हो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का गंजारी में स्टेडियम हो, यूपी कॉलेज में एक्स्ट्रो टब बिछाना हो हॉकी के लिए, लालपुर हो, तो इसके काम हम लोग कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ खेल गतिविधियों के केंद्र के रूप में उभरता वाराणसी इस प्रतियोगिता के माध्यम से देश भर के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ी भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि काशी को इस प्रतियोगिता के होने का लाभ मिलेगा। हम यहाँ सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में काशी में आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी टीम यहाँ से अच्छा परफॉर्म करके जीत के जाए। मैं आरजू पुनिया, वुमेन टीम की राजस्थान की प्लेयर, उम्मीद करती हूँ कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, हम यहाँ से जीत के जाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश की तरफ से प्रतिभाग करी हूँ और इस बार हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि हम यहाँ फर्स्ट पोजीशन जीते। चाह रहे हैं कि हमारा अच्छा मतलब खेल का प्रदर्शन हो और हम किसी भी मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी प्लेस या बेस्ट 4 में हम अपना पार्टिसिपेट करें अच्छे से। वाराणसी में राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शहर के खेल अवसंरचना को सुदृढ़ करने और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन न केवल एथलेटिक विकास को बढ़ावा देगा बल्कि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख आयोजनों की मेजबानी करने वाले शहर के रूप में वाराणसी की पहचान को भी और मजबूत करेगा। सभी प्रदेशों के टीम ने इतनी मेहनत की है कि वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने काशी पहुंच चुके हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो अपना बेहतर करेंगे जिससे वो कोई न कोई पदक जीत सके। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, संपूर्णानंद स्टेडियम, वाराणसी।
और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री सबसे पहले तिरुचिरापल्ली के पुदुकोट्टई में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नयनार नागेंद्रन के राज्यव्यापी राजनीतिक अभियान के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। लिहाजा इसके लिए तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु बीजेपी राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं 5 जनवरी यानी सोमवार को श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी दर्शन से पहले बीजेपी जिला इकाई द्वारा आयोजित मोदी पोंगल कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। और दिल्ली कैंट में चल रहे एनसीसी के गणतंत्र दिवस शिविर का सोमवार को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उद्घाटन करेंगे और इस शिविर का समापन आगामी 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के साथ होगा। इस शिविर में देश भर के करीब 2500 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। इस कैंप का जो औपचारिक रूप से जो आरंभ है वो माननीय उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि 5 तारीख को होगा, और इसका जो फाइनल कल्मिनेशन होता है, जो समापन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर रैली के साथ होता है। इस बार प्राइम मिनिस्टर रैली 28 जनवरी को होगी। दिल्ली पहुंचकर कितने उत्साहित हैं ये कैडेट्स, इस पर डीडी न्यूज के संवाददाता गिरीश निशाना ने इनसे खास बातचीत की है, आपको वो दिखाते हैं। 17 निदेशालयों से करीब 2500 कैडेट दिल्ली पहुंचे हैं। इस गणतंत्र दिवस शिविर में कुछ कैडेट हमारे साथ हैं। तो पूरे डायरेक्टरेट से बच्चे आते हैं और क्या हर दिन क्या क्या होता है इधर और कैसी गतिविधियां होती है इधर, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर यहाँ पर आने के लिए सर मुझे 7 to 8 कैंप्स यहाँ पर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। टीवी में देखता था सर कि मतलब आरडीसी कैडेट लोग कर रहे हैं, तो मैं भी दिल्ली जाऊँ, मैं भी पार्टिसिपेट करूँ यहाँ पर आके, तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो चुका है सर यहाँ पर आके। मैं पिलानी बैंड राजस्थान डायरेक्टरेट से हूँ और यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं 2 साल से अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रम्पेट बजा रही हूँ, सुबह शाम डेली हम बजाते हैं। और हम हमारा बैंड स्कूल का है, तो स्कूल से होते हुए स्कूल और ये एनसीसी भी साथ में मैनेज करते हुए इतनी मेहनत करके हम यहाँ आए हैं। आई फील इमेंसली प्राउड टू रिप्रेजेंट माई बैंड एंड डायरेक्टरेट इन द रिपब्लिक डे कैंप इन such a prestigious camp. We get to meet various dignitaries and it is such a ब्यूटीफुल ओकेजन फॉर अस। बिहार के बॉर्डर इलाके जोगबनी से हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप, जो कि हर एक एनसीसी कैडेट का सपना होता है कि वो यहाँ आए और मार्च कर सके, और ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। और मेरे फैमिली के लिए, मेरे डायरेक्टरेट के लिए, हर एक शख्स के लिए जो मेरे साथ है, तो उसके लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि वो उनको भी ऐसा लगेगा कि उनकी तरफ से कोई तो गया, और मैं अपने फैमिली की फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो आर्मी में जा रही हूँ, तो मेरे फैमिली को बहुत प्राउड फील हो रहा है मेरे ऊपर। तो ये कैडेट काफ़ी उत्साहित हैं दिल्ली पहुंचकर, क्योंकि करीब 20 लाख कैडेटों में से मौका मिला है करीब 2500 कैडेटों को इस गणतंत्र दिवस शिविर में आने का, और उसमें से अलग अलग गतिविधियों में अब ये कैडेट चयनित होंगे। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और राष्ट्रीय कैडेट कोर गणतंत्र दिवस शिविर में राजस्थान निदेशालय के कैडेट्स की अद्भुत प्रस्तुति हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जी हां, राजस्थान के 3 दुर्लभ लोक वाद्य यंत्र भपंग, खड़ताल और मोरचंग पर कैडेट मोती खान, राजू खान और जफर खान संगीत की एक से बढ़कर एक धुनें निकाल रहे हैं। किस तरह से आकर्षण बने हुए हैं ये बता रहे हैं डीडी न्यूज संवाददाता गिरीश निशाना। राजस्थान से कुछ कैडेट अपने अद्भुत यंत्र लेकर आए हैं। मोती खान, क्या लेकर आए हैं? सर बपंग एंड ढोलक। किस तरह से बजाते हैं इसके साथ सर इंस्ट्रूमेंट साथ साथ प्ले करते हैं, और इसे जुगलबंदी के साथ हम प्ले करते हैं। सर आप क्या लेकर आए हैं? मैं करताल लाया हूँ। करताल और मोरचंग और बभंग की जुगलबंदी होगी, और साथ में हम सिंगिंग भी करेंगे। जाफर, आप बताइए कैसा लग रहा है दिल्ली पहुंचकर यहाँ? जैन सर, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत खुशी हुई यहाँ आरडीसी में आके सर। ए पधारो भारे देश रे पिया प्यारिया बाल में आओ सा, पधारो भारे देश मेरे पिया प्यारी बाल में आओ
उन्होंने। जिस तरह से राजस्थान के ये कैडेट आए हैं, इसी तरह की अद्भुत प्रतिभा आपको रिपब्लिक डे कैंप 2026 में यहाँ एनसीसी के कैंप में देखने को मिल सकती है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के विमानन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। विजयनगरम जिले में स्थित भोगापुरम ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आज अपनी पहली वाणिज्यिक उड़ान परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस परीक्षण उड़ान के दौरान हवाई अड्डे की नेविगेशन प्रणाली, रनवे की मजबूती और समग्र परिचालन तैयारियों का आकलन किया जाएगा। खास बात यह है कि 3.8 किलोमीटर लंबा रनवे, जो कि बड़े विमानों और लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है, पहली बार उपयोग में लाया जाएगा। GMR ग्रुप के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 2200 एकड़ भूमि पर विकसित हो रहा यह हवाई अड्डा लगभग 4,592 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। पहले चरण में यह सालाना 60 लाख यात्रियों को सेवा देगा, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख यात्रियों तक किया जाएगा। ये परियोजना राज्य के विकास और कनेक्टिविटी को नई उड़ान देने वाली साबित होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण शीतलहर में ठंड से ठिठुरते लोगों को टाउन हॉल में बने रैन बसेरे में राहत पहुंचाते हुए उन्हें कंबल और भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए और छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट्स भी दी। उन्होंने लोगों से कहा कि ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोएं। रैन बसेरा आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, उन्हें वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं। तो उत्तर पूर्व भारत में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। शीतलहर और घने कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त है। दृश्यता कम होने से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। दिल्ली से चलने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। अगले कुछ दिनों तक इस स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। देश के अधिकांश इलाकों में लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और रात में रैन बसेरे की शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी तक के लिए घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कुछ एक इलाकों में शीतलहर और उत्तराखंड में पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं बिहार के कुछ एक इलाकों में सोमवार तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक कुछ जगहों पर शीतलहर चलने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर में लंबे समय से सर्दी का खुश्क मौसम बना हुआ है। इससे यहां पर ठंड में कमी आई है। घाटी के बड़े हिस्सों में अभी लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी मसूरी में ठंडी हवाएं चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के पहले सप्ताह में मौसम में बदलाव की संभावना है। बढ़ती ठंड और कोहरे का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कुछ फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं तो कुछ के कैंसिल होने से यात्रियों की दिक्कतें बढ़ रही हैं और ऐसे में अब इंडिगो और स्पाइस जेट दोनों एयरलाइंस ने मुसाफिरों के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्पाइस जेट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्पाइस जेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करते रहें। इसके साथ ही इंडिगो ने भी सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि अगरतला, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, इंदौर, रांची और उदयपुर में कम विजिबिलिटी और कोहरे के कारण फ्लाइट शेड्यूल प्रभावित हो सकता है। लिहाजा उन्होंने वेबसाइट या फिर ऐप के जरिए अपनी फ्लाइट के स्टेटस के बारे में अपडेट रहने की अपील मुसाफिरों से की है। आज पूरी दुनिया विश्व ब्रेल दिवस मना रही है और ये दिन उन दृष्टिबाधित लोगों के लिए समर्पित है जिनके लिए ब्रेल लिपि शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान का माध्यम है। ब्रेल सिर्फ पढ़ने लिखने का तरीका नहीं है बल्कि एक नई दुनिया से जुड़ने का जरिया है। देखिए मनीषा शर्मा की ये खास रिपोर्ट और हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। लुई ब्रेल ने ब्रेल बना के बहुत ज़्यादा योगदान दिया, एक बहुत बड़ा योगदान दिया है क्योंकि जब टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, हम टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते भी नहीं थे, उस टाइम पे उन्होंने ब्रेल का आविष्कार किया और इससे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे उन्हें पढ़ने लिखने में सुविधा हुई। मेरी सारी पढ़ाई में मतलब जितना भी वर्क है सब मैं ब्रेल में करती हूँ और रीडिंग तो मतलब मुझे ब्रेल बुक्स रीड करने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे बुक्स भी रीड करना बहुत पसंद है। सरकार को भी यह ज्ञात होने लगा है कि एक दृष्टिहीन बच्चा भी पढ़ सकता है और इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजन किए, जैसे विद्यालय में स्पेशल बच्चों के लिए ब्रेल बुक प्रोवाइड करवाना, ब्रेल स्टाइलर शीट, स्टिक जिसे हम केन भी कहते हैं, ये सभी चीज़ें अब धीरे धीरे वो प्रोवाइड करवा रही है। हमारे यहाँ जो विकलांगता के लिए जो कानून है वो बहुत ही बढ़िया है। पूरे विश्व में जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के हिसाब से है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, और समय समय पे अलग अलग पॉलिसीज़ भी आती रही हैं और जॉब्स में रिजर्वेशन, एजुकेशन में रिजर्वेशन ये ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है और गवर्नमेंट बहुत सारे NGOs के साथ मिल के कई सारे काम भी कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल्स और ट्रेनिंग सेंटर्स भी तो हैं ही हैं और ओवरऑल एक माहौल बनाने की भी रिसेंट टाइम्स में कोशिश देखी गई है। विश्व ब्रेल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ब्रेल सिर्फ एक लिपि नहीं, यह भाषा है, यह सम्मान है और दृष्टिबाधित लोगों के लिए उनकी दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं मनीषा शर्मा, मेरी सहयोगी दीपाली और कैमरा पर्सन सनी कालरा के साथ DD न्यूज़ दिल्ली से।